हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रतिनिधि कुढ़नी हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर तुर्की कुढ़नी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर सहायक रेल लोको पायलट का शव शनिवार की सुबह मिला। मृत लोको पायलट अमरेंद्र कुमार 33 शिवहर जिले के हिरमा थाना क्षेत्र के बेलाही दुल्हन निवासी स्वर्ग राजेंद्र राय के पुत्र थे। अमरेंद्र सोनपुर रेल मंडल के मुजफ्फरपुर में सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत थे। उसे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। वह पत्नी व बच्चों के साथ काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के छाता चौक के समीप किराए के एक मकान में रहते थे। उनकी पहचान विभागीय आई कार्ड के आधार पर हुई है। घटना की सूचना कुढ़नी स्टेशन मास्टर ने कुढ़नी थाने की पुलिस को दी। इसके बाद कुढ़नी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद परिजन दाह संस्कार के लिए शव लेकर गांव चले गए। पति की मौत से पत्नी बेसुध है। बताया गया कि अमरेंद्र का शुक्रवार को ऑफ था। शनिवार को उनकी ड्यूटी शहीद एक्सप्रेस में थी। 11:30 बजे उनको मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रिपोर्ट करनी थी, लेकिन इसी बीच उनकी मौत की सूचना मिलने से पूरे रेल महकमे में हड़कंप मच गया। इसके पहले वे समस्तीपुर डिवीजन के रक्सौल में पदस्थापित थे। कुढ़नी पुलिस ने बताया कि मृत रेल कर्मी का मोबाइल घर पर छूट गया था। मोबाइल की CDR निकाली जा रही है। उसके बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। कुढ़नी थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि मृतक के परिजन की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। होली का त्योहार समाप्त हो गया है, लेकिन यह होली कई परिवारों के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आई। होली के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में 17 लोग काल के गाल में समा गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद यमराज मुजफ्फरपुर की सड़कों पर घूम रहे हो। जिले में होली के दौरान अहियापुर, मीनापुर, सकरा, सरैया में हुए अलग अलग सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई। वही कुढ़नी में एक सहायक लोको पायलट का शव पटरी पर मिला। सकरा में हिंसक झड़प में एक युवक तो मुरौल में एक किशोर की हत्या कर दी गई। मीनापुर, पारू व मोतीपुर में विवाहिता की हत्या कर दी गई, जबकि मोतीपुर के सिंधुआरी गांव में पति ने पत्नी का गला काट दिया। वही पिकअप की ठोकर से अहियापुर में 3, सरैया में 1, मीनापुर में 2 व सकरा में 1 की मौत हो गई। और राय में बागमती नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए, जिसमें से 1 की मौत हो गई। गायघाट के भटगांवा में भी नदी में डूबने से 8वीं के छात्र की मौत हो गई। अहियापुर और गायघाट के केवटसा में भी करंट लगने से 2 की मौत हो गई। और आई थाना क्षेत्र के कटौजा के पास बागमती नदी की धारा में शुक्रवार की दोपहर एक युवक डूब गया। सूचना पर बेदौल ओपी की पुलिस पहुंचकर मामले जानकारी ली। ओपी प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 3 युवक के बागमती नदी पुल के पीलर के निकट डूब जाने की सूचना मिली। 2 युवक किसी तरह निकल गए, जबकि तीसरे को स्थानीय लोगों की सहायता से निकाला गया, जिसकी पहचान रून्नी सैदपुर थाना के भानुडीह गांव के रहने वाले गुड्ड कुमार के रूप में हुई। शव को परिजन SKMCH ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया।
बिहार सरकार ने आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी पद पर प्रोन्नति दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक वह राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में पुलिस महानिरीक्षक आईजी के पद पर कार्यरत थे। सरकार ने उन्हें उनके कनिष्ठ अधिकारी रत्न संजय कटियार की सापेक्षता में यह पदोन्नति दी है। अधिसूचना के अनुसार उनकी प्रोन्नति की वैचारिक तिथि उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति तिथि से मानी जाएगी, जबकि वास्तविक तिथि पदभार ग्रहण करने के बाद से लागू होगी। अमित लोढ़ा बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारियों में से एक रहे हैं। उन्होंने कई अहम मामलों में बेहतरीन काम किया है। वह आमतौर पर अपने अलग अंदाज और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रोन्नति को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ पुलिस महकमे तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी वीरता और ईमानदारी की कहानी खाकी द बिहार चैप्टर के रूप में वेब सीरीज बनकर भी सामने आई। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई यह वेब सीरीज उनकी किताब बिहार डायरीज पर आधारित है, जिसमें उनके अपराधियों के खिलाफ किए गए अभियानों की कहानी को दिखाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2023 बैच के बिहार कैडर के ट्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में आईएएस अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। सीएम ने कहा कि बिहार में महिलाओं को सभी सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं प्रशासनिक पदों पर आ रही हैं। पंचायत और नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इसी तरह बिहार पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है, जिससे महिला पुलिसकर्मियों की संख्या राज्य में सबसे अधिक हो गई है। मुंगेर जिले में पुलिस पर हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या के बाद अब एक और वारदात सामने आई है। रविवार देर रात हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के फसियाबाद गांव में ग्रामीणों ने डायल 112 की पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में सिपाही बबलू रजक के सिर पर ईंट से वार किया गया, जिससे उनका सिर फट गया, जबकि अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। गांव में 2 युवक छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर पंचायत भवन में बंद कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध करने लगे और खुद ही मामले का निपटारा करने की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहस बढ़ गई और अचानक किसी ने पत्थर फेंक दिया, जो सीधे सिपाही बबलू रजक के सिर पर जा लगा। इसके बाद भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही हवेली खड़गपुर के डीएसपी अनिल कुमार ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया और तुरंत फसियाबाद गांव में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। पुलिस टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए भीड़ के कब्जे से दोनों आरोपियों को छुड़ाया और उन्हें खड़गपुर थाना ले जाया गया। फिलहाल इस हमले के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में आरा के गोपाली चौक स्थित तनिष्क ज्वेलर्स में 10 मार्च को दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात हुई थी। हथियारबंद अपराधियों ने शोरूम में घुसकर 10 करोड़ 9 लाख रुपए के गहने लूट लिए और फरार हो गए। घटना के बाद भोजपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और लूट कांड में शामिल 2 अपराधियों को बडहरा थाना क्षेत्र के बबूरा छोटा पुल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, 5 कारतूस और लूट के दौरान सुरक्षा गार्ड से छीनी गई राइफल भी बरामद की। इस लूटकांड में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद भोजपुर एसपी मिस्टर राज ने सख्त कार्रवाई की है। आरा नगर थाना कांड संख्या 171/25 के तहत जांच के बाद ईआरवी 4 डायल 112 के प्रभारी दारोगा मनोज तिवारी को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही सिपाही स्वीटी कुमारी और मंटू कुमार को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा ईआरवी 4 डायल 112 के चालक अरविंद कुमार, क्रॉस मोबाइल आरा नगर थाना और आरा नवादा थाना के पुलिसकर्मियों को उनके पद से हटा दिया गया। भोजपुर पुलिस का कहना है कि लूटकांड में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है
कि जल्द ही पूरा लूटा गया माल बरामद कर लिया जाएगा और बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के बाद आरा शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। भोजपुर एसपी ने साफ किया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस कर्मियों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की कोशिश है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाए। होली की छुट्टियों के बाद आज एक बार फिर से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज यानी 17 मार्च को बजट सत्र का 10वां दिन है। आज सदन में कई मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं। बीते दिनों होली के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से पुलिसकर्मी को डांस करने को कहा और बिना हेलमेट के पटना की सड़कों पर स्कूटी चलाया, इस पर सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर सकता है। वहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी में दिख रहा है। पुलिसकर्मी पर हो रहे हमले को लेकर विपक्ष भी हंगामा कर सकता है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के आदेश पर डांस करने वाले पुलिसकर्मी को उनके बॉडीगार्ड की ड्यूटी से हटा दिया गया है। उनकी जगह दूसरे सिपाही को तेज प्रताप यादव का बॉडीगार्ड बनाया गया है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर होली के दिन बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहे थे। इस मामले में भी पटना पुलिस ने कार्रवाई की है। आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल होगा, जिसमें सत्ता पक्ष के मंत्री प्रश्नों का जवाब देंगे। बजट सत्र के दौरान आज बिहार नगरपालिका सेवा नियमावली 2021 की प्रति सदन की मेज पर रखी जाएगी। राज्य की गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका प्रबंधन को विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त धनराशि के आवंटन में हुई वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने के संबंध में चर्चा होगी। अब तक के बजट सत्र के दौरान विधानमंडल में कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए। इन मुद्दों में मां, बाप, बचवा, भांग से लेकर रानी महारानी तक शामिल है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हुआ है। इस दौरान बिहार की नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया, जिसमें दलितों, महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं बजट चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन और सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब तक 12 मार्च बजट बिहार के समस्तीपुर जिले के सभी मिडिल और हाई स्कूलों में सहेली कक्ष बनेगा। बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक ने इसे लेकर आदेश दिया है। स्कूल के एक कक्ष को सहेली कक्ष बनाकर एक शिक्षिका को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। इनके नेतृत्व में बच्चियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर अलग अलग काम होंगे। बालिका स्वास्थ्य और स्कूलों में बच्चियों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर यह पहल की गई है। बेटियों के जन्मदिन व अन्य विशिष्ट दिवस पर पैड व साबुन देने की परंपरा विकसित की जाएगी। महिला विकास निगम, यूनिसेफ व जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। इस प्रोग्राम को लेकर निदेशक ने कहा है कि 1 महीने के भीतर इस कक्ष का निर्माण कर विभाग को रिपोर्ट करें। नोडल अधिकारी हर सप्ताह इस कक्ष में बच्चियों के साथ कम से कम 30 मिनट की बैठक करेंगी, जिसमें उनके स्वास्थ्य और समस्याओं पर चर्चा होगी। इससे न केवल सशक्तिकरण होगा, बल्कि स्कूलों में बच्चियों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। डीपीओ एसएसए मानवेंद्र कुमार राय ने बताया कि माहवारी स्वच्छता को लेकर बच्चियों से खुलकर बात और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें सारी चीजें बताना, उनमें आ रहे बदलाव के बारे में जानकारी देना, किसी भी तरह की समस्या का समाधान करना भी शामिल रहेगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी इसके बारे में बात करना, ताकि अभिभावक भी जागरूक हों। इसके लिए स्कूलों से पर्याप्त जगह की डिटेल्स मांगी गई है। इसमें स्कूल प्रबंधकों को बताना होगा कि कक्षा और ग्राउंड का कितना एरिया अर्जित किया गया है, इसका डिटेल्स देना होगा। दिए गए डिटेल के आधार पर स्कूल के एक कक्ष को सहेली कक्ष के रूप में डेवलप किया जाएगा। बिहार मालामाल हो सकता है, क्योंकि भोजपुर में तेल गैस भंडार की खोज शुरू हुई है। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भंडार मिलने की उम्मीद की जा रही है। अगर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का भंडार मिला तो बिहार के आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अब जब इसकी खुदाई शुरू हुई है तो लोगों को उम्मीद जग रही है कि अगर यह भंडार मिला तो बिहार मालामाल हो जाएगा। सर्वे का काम करने वाली संस्था अल्फा जियो कर रही है। साल 2000 में बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो राज्य का करीब 70% खनिज संपदा झारखंड में चला गया, लेकिन करीब 65% आबादी बिहार में रह गई।
प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे के मामले में बिहार को काफी नुकसान उठाना पड़ा और इसके कारण राज्य को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच समय समय पर ऐसी भी खबरें आती रहती हैं कि बिहार में भी प्राकृतिक संपदाओं और विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार यहाँ की जमीन में दबे पड़े हैं। इन बातों में सच्चाई तब सामने आई जब हाल में जमुई में सोने के भंडार के साथ ही लौह अयस्क के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। अब बिहार के भोजपुर में तेल गैस भंडार की खोज शुरू हुई है। शाहपुर प्रखंड में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार मिलने की उम्मीद की जा रही है और अब इसकी खोज को लेकर खुदाई शुरू हुई है। उपग्रहीय डेटा और भूवैज्ञानिक विश्लेषण में संकेत मिले हैं कि गंगा नदी के तटवर्ती इलाके में बड़े तेल और गैस का भंडार मिलने की संभावना है। मौत के 60 दिनों बाद चकजमाल गांव के बिजली राय 35 का शव बांग्लादेश से पैतृक गांव लाया गया, जिसके बाद उसका दाह संस्कार किया गया। पिता टुन्ना राय ने पुत्र की चिता को मुखाग्नि दी। बांग्लादेश में मौत के बाद परिजन परेशान थे। शव के लिए भाई बद्री राय ने मुजफ्फरपुर के डीएम गृह मंत्रालय व विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर गुहार लगाई। इसको लेकर विधायक मुन्ना यादव ने भी डीएम को पत्र लिखा था। बताते चलें कि चकजमाल गांव के बिजली राय की मानसिक स्थिति वर्ष 2016 से खराब थी। 2019 में उसे रांची के कांके में इलाज कराया गया। वर्ष 2020 में वह घर छोड़कर भाग गया। इसके बाद 2021 में उसे बांग्लादेश बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद राजशाही सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वहीं परिजन गुम होने के कारण चिंतित थे। 26 दिसंबर 2024 को बगल की पंचायत के मुखिया पति को फोन कर रिहाई के लिए आवश्यक कागजात भेजने का अनुरोध किया गया। कागजात व्हाट्सएप पर भेज भी दिया गया। बताया गया कि सीआईडी से कागजात वेरिफिकेशन के बाद आगे की कार्रवाई होगी। 17 जनवरी को वहां से जेलर ने फोन किया कि बिजली राय का देहांत 2 दिन पहले हो गया है, कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को ले जाइए। इसके बाद बद्री इधर उधर भटकता रहा। इसके बाद भारतीय उच्चायोग ढाका के पत्र के आलोक में वरीय उप समाहर्ता ने लेटर भेजकर बद्री राय को बताया कि पार्थिव शरीर को प्राप्त करने के लिए उसे अधिकृत किया गया है। मृतक के भाई बद्री राय ने बताया कि वह 13 मार्च को घर से निकल गया। कटिहार जंक्शन पर उतरने के बाद वहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर पश्चिमी बंगाल के मालदा जिला पहुंचा। वहां बॉर्डर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारी अलर्ट मोड पर थे। वहां भारतीय उच्चायोग के निर्देश पर मर्चरी हाउस के डीप फ्रीजर से शव को एम्बुलेंस पर लादकर बांग्लादेश का बॉर्डर सोना मस्जिद लैंड पोर्ट लाया गया। इसके बाद बीएसएफ के सहयोग से शव को भारत के बॉर्डर पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले के महादीपुर लैंड पोर्ट पर शव को दूसरे एम्बुलेंस पर ट्रांसफर किया गया। पूरी कागजी प्रक्रिया के बाद शव को 0 पॉइंट से ट्रांसफर किया गया। एम्बुलेंस को लेकर बिचौलियों ने सौदा करना भी चाहा, लेकिन डीएम के हस्तक्षेप के बाद एम्बुलेंस मीनापुर के लिए प्रस्थान किया। शव को बक्से में बंद कर इंडिया का झंडा लगाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। हालांकि 2 महीने बाद शव की स्थिति काफी खराब हो गई थी। गांव में एम्बुलेंस पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। होली के जश्न के बीच बिहार के सिवान जिले से शर्मनाक घटना सामने आई है। सिसवन थाना क्षेत्र के महानगर गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता के साथ पुलिसकर्मी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी सिपाही सुधीर सिंह, जो सैचैनी गांव का रहने वाला है, छत के रास्ते महिला के घर में घुसा और घटना को अंजाम दिया। घटना के समय पीड़िता के परिवार के सदस्य पड़ोस में होली खेलने गए थे, जबकि पीड़िता अपने मायके में रह रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार करने उसके ठिकाने पर पहुंची। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने छत से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसका पैर टूट गया। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। महिला थाना प्रभारी भारती कुमारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस घटना से इलाके में आक्रोश का माहौल है और स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले पर फिलहाल ज्यादा कुछ कहने से बच रही है, लेकिन आश्वासन दिया है कि कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। तस्करी, घुसपैठ और साइबर क्राइम रोकने
और समय पर इसकी जानकारी साझा करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर संचार तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। चिन्हित जगहों पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। टेलीकॉम विभाग ने इसके लिए सीमा से सटे कई जिलों में जगह चिन्हित की है। इसमें मधुबनी, बेतिया, सीतामढ़ी और अररिया जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों की उन जगहों पर मोबाइल टावर लगाया जाएगा जो सीमा के पास है। इसकी सूचना सभी जिलों को जिलाधिकारी को भी दी गई है। 5 जिलों के बॉर्डर एरिया में 33 मोबाइल टावर लगेंगे। बिहार के कई जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल से सटे बॉर्डर एरिया में अभी एक भी मोबाइल टावर नहीं है। इससे बॉर्डर एरिया के सीमा सुरक्षा बलों को सूचना पहुंचाने में काफी दिक्कतें होती हैं। उनके पास जो मोबाइल है वो टावर नहीं होने से काम नहीं करता है। ऐसे में खासकर तस्करी, घुसपैठ और साइबर क्राइम आदि की सूचना समय पर नहीं भेज पाते हैं। इसको देखते हुए भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जाएगा। इस कारण 5 जिले जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, वहां पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। कुल 33 मोबाइल टावर लगाने हैं, इसमें 5 लग गए हैं। बेतिया और मधुबनी जिलों की सीमा सबसे ज्यादा नेपाल से लगी है। इस कारण दोनों जिलों में सबसे ज्यादा मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इसमें बेतिया में 20 और मधुबनी में 7 टावर लगेंगे। वहीं अररिया में 3, सीतामढ़ी में 1 और बाकी के अन्य जिले में लगाए जाएंगे। मोबाइल टावर लगाने का जिम्मा बीएसएनएल को दिया गया है। बीएसएनएल द्वारा सभी जगहों पर 4G सेवा दी जाएगी। इससे बॉर्डर इलाके की दूरसंचार सेवा सुदृढ़ होगी। टेलीकॉम विभाग के उप महानिदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों को तस्करी या कोई सूचना देने में दिक्कतें हो रही थी। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में बीते गुरुवार को अपराधियों ने सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी। होलिका दहन की तैयारी के दौरान हुई इस गोलीबारी में चाचा भतीजे को गोली लगी। गोलीबारी में 45 वर्षीय ललन यादव की मौत हो गई, जबकि उनका भतीजा घायल हो गया। इस घटना के बाद शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने घायल से मुलाकात की और इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नौबतपुर हत्याकांड में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वे एआईएम्स पटना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। तेजस्वी ने आगे लिखा कि सत्ता के संरक्षण में हुए इस अपराध के दोषियों को सजा दिलाने की उम्मीद अब बेकार हो गई है, क्योंकि बिहार पुलिस के अपराध मामलों में दोष सिद्धि दर सबसे कम है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि तस्कर, शराब माफिया और अपराधी वरीय अधिकारियों के बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं। डीके टैक्स के कारण राज्य में काबिल अधिकारियों की बजाय भ्रष्ट और नकारा अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एनडीए के सहयोगी दलों ने अपराधियों के रामराज्य में तांडव पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके लिए कोठी बंगला और सुरक्षा ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। इससे पहले मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से एनडीए सरकार में बिहार में सत्ता, अपराधी और पुलिस का गठजोड़ हावी हो गया है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार केवल उनकी मदद करती है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की स्थिति भगवान भरोसे हो गई है।